नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द हेल्थ कम्यून पॉडकास्ट हिंदी में, जहां हम कॉम्प्लेक्स हेल्थ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, उसे सिंपल, रिलेटेबल और एंगेजिंग तरीके से आप तक लेकर आते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर समीरा हुसैनी और आज का टॉपिक जो है पॉडकास्ट का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स है, लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है और नेचुरली फियर भी रहता है। मैं बात कर रही हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। और इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ है एक ब्रिलियंट एक्सपर्ट डॉक्टर श्रेया अग्रवाल, जो एसएल रहेजा हॉस्पिटल मुंबई की हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर श्रेया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Hi, thank you. It's really a privilege to have this podcast with you, and I'm really excited and looking forward to the podcast. Thank you, same here. तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले डॉक्टर श्रेया, आप हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा आपके बारे में और आपका काम रिलेटिंग टू बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा बता सकते हो? Hello everyone, I am Dr. Shreya Agrawal. I am a hematologist and bone marrow transplant specialist. तो बेसिकली हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो आपके ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं उनसे डील करते हैं। मेजरली ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक है आपके रेड ब्लड सेल्स जो हमारी सारी बॉडी को हेमोग्लोबिन देता है, ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी को हेमोग्लोबिन सप्लाई करता है। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे इम्यूनिटी में हमें हेल्प करता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड, अगर कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड रोकने के लिए काम आता है। तो ब्लड बेसिकली इन 3 सेल से बना होता है। कभी-कभी इन सेल्स की मात्रा ज़्यादा या कम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ तरह की डिसीज़ेज़ हो सकती है। सो इन डिसीज़ेज़ से बेसिकली उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करना हेमेटोलॉजिस्ट का काम होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी बेसिकली डू। ये जो ब्लड है, ये एक टिश्यू में बनता है जिसका नाम बोन मैरो है। हमारी सारी बोन्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं। बोन्स के अंदर एक टिश्यू होता है, बेसिकली इट्स अ फैक्ट्री टू फॉर्म योर ब्लड। इस टिश्यू के अंदर ब्लड फॉर्म होता है। कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स में बोन मैरो डिफेक्टिव हो जाता है, सो द फैक्ट्री डज नॉट मेक इनफ ब्लड, सो उसका ब्लड बोन मैरो को रिप्लेस करना इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली हेमाटोलॉजिस्ट सारे ब्लड और बोन मैरो के डिसीजेस जो कि बिनाइन डिसीजेस लाइक अनीमिया, जो खून की कमी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, अनीमिया से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ब्लड कैंसर्स, इस तरह की डिसीजेस से हम लोग डील करते हैं। ओके, दैट्स लवली। आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हमें, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड शुरुआत जो करते हैं बेसिक से करते हैं डॉक्टर। आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है क्या होता है, वो प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? ओके, सो व्हाट हैपेंस कॉमनली ये होता है कि लोग जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते हैं वो लोग बहुत डर जाते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये ट्रू, एक दैट्स ट्रू। सर्जरी है या जिसमें हम शायद कट करके बोन मैरो रिमूव करके दूसरा बोन मैरो डालेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं समझाने के लिए कहूँ तो अगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बोन मैरो में हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं। कभी-कभी कुछ कंडीशंस हो जाते हैं जिनमें ये सेल्स नहीं बन पाते। तो आपकी जो ये फैक्ट्री है, खून बनाने की फैक्ट्री, ये काम नहीं कर रही है, ये सेल्स नहीं बना पा रही है। ऐसे राइट। कंडीशंस को फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो जब वो खून नहीं बना पा रही है तो हमें उसको रिप्लेस करके न्यू सेल्स उसमें डालने पड़ते हैं। एक बोन मैरो जो है ये स्टेम सेल्स बनाता है। स्टेम सेल्स इमैच्योर सेल्स होते हैं और इन इमैच्योर सेल्स से जो मैंने आपको सेल्स बताए, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सेल्स इन स्टेम सेल से बनते हैं। So whenever there's a problem in a bone marrow, we have to replace the bone marrow. For example, अगर कोई फार्म है, तो अगर कोई क्रॉप्स है, जो फार्म में कुछ खेत में कुछ पौधे हैं, अगर वो डिसीज्ड हो जाते हैं, कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि आपको पूरे फार्म को निकाल कर नई फसल को ग्रो करना है। सो दैट इज बेसिकली ट्रांसप्लांट। तो हम ये जो कैंसरस सेल्स है इन्हें हटाकर न्यू सेल्स पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये कोई सर्जरी नहीं है, ये बेसिकली हम लोग एक आईवी लाइन, जो आपको बेसिकली पेरिफेरल आईवी लाइन डालते हैं, उससे हम सेल्स निकालते हैं
और नए सेल्स फिर से उसी से डालते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. इट इज नॉट अ सर्जरी. इट इज या नथिंग एक्चुअली टू बी बहुत सारे स्केयर लोगों को ऑफ. वही डाउट रहता है, फियर रहता है कि ये तो सर्जरी रहेगा, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, इट सीम्स टू बी वेरी, आई डोंट नो, फियरफुल। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का डर रहता है कि ये सर्जरी है। Yeah, that's a common myth, even amongst many medical professionals also, who do not know about the Right. the brands. So yeah, so it's not a surgery, it's a very safe procedure. And there's no cutting involved, it's just an IV line. सिर्फ एक IV line लगाते हैं और उसी से procedure किया जाता है. वंडरफुल वंडरफुल। ओके डॉक्टर, किस तरह के पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है? जैसे कि आपने मेंशन किया था कि जिनको कैंसर होता है उनको भी लाइक इन सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, बट बड़ा बड़ा अगर आपको बताना पड़े कौन से पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है? सो बेसिकली अभी आप हमारा फैक्ट्री इमेजिन कीजिए जहाँ ब्लड बन रहा है. तो 3 कंडीशंस है. पहला, जिसमें ब्लड बन ही नहीं रहा है. ऐसे कंडीशन को हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं. इसमें जो हमारी सारी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, सारी सेल्स कम हो जाएंगे. ऐसे कंडीशंस में हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे सेल्स स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देते हैं, बट दे आर नॉट क्यूरेटिव. उनसे पेशेंट क्योर नहीं हो पाएगा. तो हमें इसीलिए बोन मैरो के जो सेल्स बन नहीं रहे हैं उनकी जगह न्यू सेल्स पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, हेल्दी स्टेम सेल्स, जिससे और सेल्स बन सके. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड इज कि सेल्स बन रहे हैं पर बहुत ज्यादा सेल्स बन रहे हैं, और जो सेल्स बन रहे हैं ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये कैंसर सेल्स है. So in blood cancers, where instead of making normal red blood cell, WBC and platelet, बोन मैरो में किसी म्यूटेशन की वजह से कैंसर सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब ये कैंसर सेल्स बोन मैरो में आ जाते हैं तो नॉर्मल सेल्स को ग्रो होने के लिए जगह नहीं रहता. तो नॉर्मल सेल्स कम हो जाते हैं और कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं. ऐसे कंडीशन में हमें फिर से पेशेंट को कीमोथेरेपी देना पड़ता है, जिससे हम बोन मैरो को पूरा इराडिकेट कर देते हैं. क्योंकि यू कैन थिंक ऑफ इट एज कार्पेट बॉम्बिंग. मतलब हम सो इमेजिन कि आप एक पाइप में हो, जहाँ एक क्लोज्ड पाइप है, वो आपका मैरो है, जहाँ कुछ कैंसर सेल्स है और बहुत सारे नॉर्मल सेल्स है. आप जाकर एक एक कैंसर सेल को शूट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. दे आर हिडन. They are hidden inside the marrow. So what we do is we have to do carpet bombing, जिसमें हमें normal cells को भी kill करना पड़ता है to make sure कि एक भी cancer cell is not hiding behind somewhere. So we eradicate the complete marrow, और फिर उस पाइप से आप imagine कीजिए कि हम new fresh stem cells दे रहे हैं, ताकि जो next cells grow हो वो new cells grow होने चाहिए. So that is one indication. Third, थैलेसीमिया एक कंडीशन है जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं. आपने कॉमनली सुना होगा थैलेसीमिया के बारे में, लोगों को काफी अवेयरनेस है इन जनरल पब्लिक को. तो इन थैलेसीमिया एक जीन म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है. रेड ब्लड सेल्स जो है, जो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते हैं, या डिफेक्टिव रेड ब्लड सेल्स बनते हैं. तो इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके न्यू फ्रेश रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश करते हैं. एंड इट हैज वेरी गुड रिजल्ट्स इन थैलेसीमिया. तो जनरली थैलेसीमिया के बच्चों को थैलेसीमिया डायग्नोज होता है यूजली, और उन्हें बार बार ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम होता रहता है. तो अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करके फ्रेश स्टेम सेल्स दे तो उन्हें ये ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, और ये ट्रांसप्लांट एक ही बार होता है? एक ही बार होता है. ओके फाइन. और डॉक्टर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है इसके कोई टाइप्स भी होते हैं? या सो बेसिकली 2 टाइप्स के बोन मैरो ट्रांसप्लांट है. वन इज कॉल्ड ऑटोलॉगस, वन इज एलोजेनिक. ऑटोलॉगस में हम पेशेंट की ही स्टेम सेल्स लेकर पेशेंट को फिर से ट्रांसफ्यूज करते हैं. सो इन सर्टेन कंडीशंस तो लाइक जो कैंसर्स इतने अक्यूट नहीं होते हैं एंड विच आर इजिली ट्रीटेबल, like lymphomas and myelomas, these are type of blood cancers. इसमें पहले हम कीमोथेरेपी देके, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर सेल्स को हम लोग पूरे पाइप को हमने इराडिकेट कर दिया और न्यू सेल्स बनने लगे, हेल्दी स्टेम सेल्स. तो हम ये हेल्दी स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज दे आर इमिडिएटली आफ्टर द कीमो. We eradicate the marrow again and give the same stem cells to the patient. So this is autologous. हेल्दी पेशेंट का जो हेल्दी स्टेम सेल्स है वो आप डालते हैं ट्रांसप्लांट कर?
Right. So we kill the cancer cells, collect the healthy cells, and give the healthy cells back to the patient. So this is called Okay. autologous. In Hmm. allogenic, in conditions like acute leukemia, which is Hmm. blood cancer, commonly called as blood cancer, in conditions में patient के खुद के cells are not enough to regenerate the marrow, क्योंकि cancer इतना strong है कि patient का खुद का cells उसमें काम नहीं आएगा, तो आपको किसी और के cells देने पड़ते हैं. So this is called as allogenic stem cell transplant. इसमें आप सिबलिंग्स के सेल्स दे सकते हो, पेरेंट्स के सेल्स, पेशेंट के चिल्ड्रन के सेल्स, एंड इफ देयर इज नॉट अ मैच देन वी सर्च फॉर अ अनरिलेटेड डोनर टू गिव द सेल्स टू द पेशेंट. वो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि लाइक जो डोनर रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है या कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है इवन फॉर नॉन फैमिली मेंबर्स, ऐसा कोई क्राइटेरिया है जो आप देखते हो बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज अ डोनर? सो यूजुअली व्हाट वी डू, एक टेस्ट करते हैं हम जिसका नाम है HLA टाइपिंग, HLA टाइपिंग. सो HLA में हम 12 जीन का एक सेट होता है, उन्हें हम मैच करते हैं. सो इफ यू मैच 12/12, अगर आपका मैच हो रहा है, मतलब आपके 12 जीन्स और मेरे 12 जीन्स अगर मैच हो रहे हैं तो हम एक कंप्लीट मैच है. अगर 12 में से कम मैच हो रहा है तो इट्स नॉट अ कंप्लीट मैच. सो इट इज गुड to do a transplant when you have a complete match because the chances of complications are very less. जो complications के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सेल्स कंप्लीट मैच है, तो उसके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बन पाता. तो हम ट्राई करते हैं कि पहले हम पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में, पेशेंट के बच्चों में टेस्ट करें, और अगर हमें उसमें मैच नहीं मिल पाता है सो देन हम लोग बाहर सर्च करते हैं टू फाइंड मैच फॉर द पेशेंट. और वो सेम क्राइटेरिया यूज करते हैं सेम क्राइटेरिया यूज होता है, या. सो ये रजिस्ट्रीज होते हैं, डोनर रजिस्ट्रीज. देयर आर नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्ट्री. तो इंडिया की अपनी रजिस्ट्रीज है और इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज भी है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें इंडिया में कोई मैच नहीं मिलता, बट हमारे पेशेंट के लिए हमें आउट ऑफ इंडिया एक कंप्लीट मैच मिल जाता है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, या. So there are people who are more than 5 crore people are registered in those registries worldwide, and you can enter the data of your patient and search for a match, and you can get a match for your patient. वाओ, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट्स के बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेटली, रजिस्ट्री. डेफिनेटली लाइफ सेविंग है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट को अपने फैमिली में मैच नहीं मिल पाता है, या कुछ कारणों की वजह से फैमिली, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके सिबलिंग्स नहीं होते, पेरेंट्स 60+ एज में होते हैं, वो डोनेट नहीं कर पाते, तो उन पेशेंट्स के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमें रजिस्ट्री में से कोई मैच मिले, बिकॉज इट इज़ लाइफ सेविंग फॉर द पेशेंट्स. नाउ इन दैट ऑल्सो अभी आपने जो मेंशन किया था, ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि दो आप फैमिली में से हो बट इस कारण की वजह से आप डोनर नहीं बन सकते हो, लाइक अगर 60+ है आपने मेंशन किया, ऐसा और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है डॉक्टर? सो सम पेशेंट्स जिन्हें अगर कुछ डिसीजेस है, जैसे पहले कैंसर हो चुका है, कोई और डिसीज है जैसे क्रॉनिक लिवर डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ऐसे पेशेंट्स में उनके सेल्स लेना इज नॉट सो एडवाइजेबल, क्योंकि उनके सेल्स उतने हेल्दी नहीं रहेंगे कि हम पेशेंट को दे पाए. एज अगेन मोर देन 60 ईयर्स अगर पेशेंट है तो उनके सेल्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अदरवाइज कोई भी डोनर हो सकता है. हमने एक 10 साल के बच्चे से भी सेल्स लेके उसके भाई के लिए यूज किया है. देयर इज नो एज. एक्चुअली इसका अवेयरनेस बहुत कम है, एंड इंडिया रियली नीड्स टू गेट अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. बस आपको एक चीक स्वैप देना होता है. दे जस्ट रन cotton bud in your cheek. They collect a cheek swab and you're registered as a donor. From that cheek swab, they analyze your genes and they give you a call when somebody is a match, and you can save a life just by donating your stem cells. So डॉक्टर, आई होप आफ्टर दिस पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट के बाद लोगों को थोड़ा और अवेयरनेस बढ़े एंड ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें टू बी अ डोनर. Definitely, ये होना चाहिए. It should happen. यू नो व्हाट डॉक्टर, एक आई टेल यू अ फनी थिंग, बट बहुत सारे लोगों को जब ये टॉपिक बाहर आता है और लोग बात करते हैं, लोगों को डर लगता है कि अगर हम डोनर बने तो बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है, हमारे लाइफ को रिस्क है, पेनफुल प्रोसीजर है. फर्स्ट, तो इज दैट ट्रू?
और दूसरा, एक बार कोई डोनर बने तो उसके बाद उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द बोन मैरो ट्रांसप्लांट एज अ डोनर? This is a very good and a very important question. Donors को बिल्कुल ना के बराबर रिस्क है. There's no risk for the donors. अगर कुछ रिएक्शंस भी होता है वो बहुत कम मात्रा में होते हैं. 2% लोगों में होता है और वो टेम्परेरी है. उसमें कोई लाइफ चेंजिंग चीज नहीं होती है. So this stem cell donation is like blood donation. इसमें कोई फिर से हम कुछ सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई स्टिचेस नहीं आ रहा है, बस एक आईवी लाइन हम लगाते हैं. तो हम बेसिकली पेशेंट को इंजेक्शंस देते हैं. इंजेक्शंस आर लाइक स्किन इंजेक्शंस. जैसे आप इंसुलिन लेते हो स्किन में, इट्स नॉट इवन इन द मसल. आप घर पे ही खुद से भी इंजेक्शन ले सकते हो, आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है. तो आपको रजिस्ट्री से कॉल आएगा कि आप एक मैच हो, आप हॉस्पिटल जा सकते हो. आपको 5 डेज के लिए ये स्किन इंजेक्शंस लेने हैं. बेसिकली हम ये इंजेक्शंस देते हैं टू इंक्रीज द सेल काउंट, क्योंकि हमें वो स्टेम सेल्स कलेक्ट करने हैं. तो हमें चाहिए कि स्टेम सेल्स का काउंट बढ़ जाना चाहिए और वो ब्लड में आ जाने चाहिए, मैरो से बाहर. तो 5 दिन के लिए हम ये इंजेक्शंस देते हैं. ऑन द 6th डे हम एक आईवी लाइन डालकर वो स्टेम सेल्स कलेक्ट कर लेते हैं. सो पेशेंट को एडमिट होने का भी जरूरत नहीं है. डोनर को दे कैन जस्ट कम इन द मॉर्निंग, 2-3 घंटों में बस डोनेट करके, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो स्टेम सेल्स कलेक्ट करके घर जा सकते हैं और कोई इशू नहीं होता है. लाइक दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ उसके बाद. बट दे वुड हैव सेव्ड अ लाइफ, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग टू डू. सो with a minor procedure. Yeah. So basically it's a very quick और ज्यादा कोई पेन ना के बराबर प्रोसीजर है. कोई पेन नहीं है. कभी-कभी Just like blood donation. इट्स जस्ट लाइक ब्लड डोनेशन. कभी-कभी इंजेक्शन की वजह से माइल्ड बॉडी पेन हो सकता है, बट दैट इज, उसके लिए हम पैरासिटामोल दे देते हैं एंड पेशेंट इज ओके. लाइक दैट इज द मोस्ट दैट कैन हैपन. So Very it's nice. very safe. I have also registered as a donor and I feel everyone should. डॉक्टर, इफ एनीवन, किसी को भी रजिस्टर करना हो, कोई ऐसे रजिस्ट्री का कोई डिटेल्स जो है? तो एक नेशनल रजिस्ट्री है दात्री एंड देयर इज इंटरनेशनल डीकेएमएस. ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रीज है. जो नेशनल रजिस्ट्री है, हम उनका लिंक ये पॉडकास्ट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, तो पीपल कैन गो थ्रू ऑन द लिंक एंड दे कैन रजिस्टर ऑन इट. आई एम श्योर ये पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग जो है रजिस्टर डेफिनेटली करेंगे. एटलीस्ट जिन्होंने देखा है दिल नो कि ये प्रोसीजर जो है काफी सिंपल है, रिस्क नहीं है डोनर बनने का. तो दैट्स ऑल दैट यू नीड, राइट? या, यस. ओके डॉक्टर. डॉक्टर, अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में. द प्रोसेस जो पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है, और पेशेंट जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, एक बार उनको डोनर मिल जाए तब से लेकर जो पूरा रिकवरी फेज, आप बता सकते हो उसके बारे में, उनकी जर्नी? राइट. सो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे. एक है प्री ट्रांसप्लांट फेज, एक ट्रांसप्लांट फेज एंड एक पोस्ट ट्रांसप्लांट फेज. ओके. सो अभी हमें डोनर मिल गया है, हमने डोनर के सेल्स कलेक्ट कर लिए इन एलोजेनिक. अगर ऑटोलॉगस है तो हमने पेशेंट के ही सेल्स कलेक्ट कर लिए. ओके. इसके बाद हम पेशेंट को एक ट्रांसप्लांट यूनिट में एडमिट करते हैं. ट्रांसप्लांट यूनिट जो है, वहाँ हम मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो. तो यहाँ एक स्पेशल हेपा फिल्टर्स नाम के फिल्टर होते हैं, जिससे कोई बैक्टीरिया वायरसेस अंदर नहीं जा सके. जो भी चीज हमें फूड भी पेशेंट को देना होता है, हम रेडिएशन बॉक्स के थ्रू पास करके वो फूड देते हैं. सो पेशेंट इज बेसिकली इनसाइड अ वेरी केयर्ड फॉर यूनिट. ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्री ट्रांसप्लांट फेज है, इसका नाम है कंडीशनिंग. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, तो हमने कार्पेट बॉम्बिंग करके पेशेंट के पूरे सेल्स जो है वो निकाल दिए हैं. सो राइट नाउ, जो नॉर्मली एक पेशेंट के पास वाइट ब्लड सेल्स 4,000 to 11,000 वाइट ब्लड सेल्स होता है इन योर बॉडी. जब हमने हाई डोज कीमोथेरेपी देके ये सेल्स निकाल दिए, तो ये काउंट कम हो जाता है. सो अराउंड 100 सेल्स बचते हैं इंस्टेड ऑफ 4,000 सेल्स. But that is what we want. We want to remove all the cells, ताकि जब हम न्यू सेल्स दे, तो that risk of any cancer cell
remaining behind is very negligible. जी सो हम ये करके सारे सेल्स निकाल देते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल काउंट जब कम हो जाता है तब पेशेंट इज एट अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है इन्फेक्शन से फाइट करना। अभी राइट हमने कीमो दे के सेल्स कम कर दिया है तो इन्फेक्शन का बहुत रिस्क होता है। हम कीमो देते हैं ऑन डे -3 ऑफ ट्रांसप्लांट और डे -2 ऑफ ट्रांसप्लांट, ठीक है? ओके तो डे मतलब ट्रांसप्लांट के 2 पहले दिन पहले 2 या 3 दिन जी पहले, राइट। तो डे 0 हम यूजुअली डे ऑफ ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो डे -3 राइट डे -2 पे हम कीमो देते हैं। डे 0 पे हमने जो सेल्स कलेक्ट किए हैं वो हम एक आईवी लाइन डालकर पेशेंट को फिर से वो सेल्स ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगेन ये सिर्फ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह सेल्स ट्रांसफ्यूज होते हैं, इसमें हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं। वाई इज दिस प्रोसीजर क्रूशियल? क्योंकि पेशेंट का काउंट इतना कम है और हमने जो सेल्स दिया है वो सेल्स को जाकर बोन मैरो में लोकेट होकर ग्रो होने में टाइम लगता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनग्राफ्टमेंट। द सेल नोज दैट वेयर इट हैज टू गो, उनका घर कहाँ है उन्हें पता है, पर वहां जाकर अटैच होकर फिर से ग्रो होने में और नॉर्मल नंबर आने में टाइम लगता है। तो ये टाइम जो है इसे एनग्राफ्टमेंट पीरियड कहते हैं। दिस इज यूजुअली 14 to 21 डेज। तो इतना 14 to 21 days 21 डेज जी। 21 days सो okay हाँ 21 डेज, सो अराउंड 2 to 3 वीक्स बेसिकली। got सो it प्लेटलेट्स जो है वो पहले एनग्राफ्ट होके ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, फिर आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज, यूजुअली ऐसे ये सेल्स ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। तो ये एनग्राफ्टमेंट पीरियड में आप समझ रहे हो कि बोन मैरो में सेल्स है ही नहीं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का बहुत रिस्क होता है। दैट्स व्हाई वी कीप द पेशेंट इन अ ट्रांसप्लांट यूनिट एंड वी टेक केयर कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर 14 डेज के बाद जैसे ही काउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सो वी नो इन दिस प्रोसीजर कि हमने सारी सेल्स निकाल कर सारे, इट्स लाइक कोई फार्म में कोई डिसीज क्रॉप था तो पूरा फार्म हमने साफ कर दिया और अभी हमने नई फसल ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो जब वो ग्रो इनफ हो जाती है कि अब इसे छोड़ सकते हैं तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो पक्का आप लोग मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट इज परफेक्टली फाइन फिर ही उनको डिस्चार्ज मिलता है या ओके ऑलराइट आपने बोला था एक और फेज है राइट yeah, so this is Post. transplant and then there's post transplant period. So post transplant period we have to monitor and make sure कि ये जो cancer cells है they are very strong, तो वो लोग अपना front foot पे खेलते हैं, so we have to make sure that we are also on our front foot. So we have to make sure that they don't come back. So post transplant phase is a maintenance phase जहाँ पे हम monitor करते हैं patient के counts and we make sure that the cells are not coming back and we give some ड्रग्स फॉर मेंटेनेंस ताकि ये जो सेल्स है ये फिर से वापस नहीं आ जाए। सो पोस्ट ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए केयर होता है और डिसीज वापस नहीं आने के लिए भी केयर की जाती है। तो 100 डेज एटलीस्ट टिल आफ्टर द ट्रांसप्लांट हम उसे डे +100 कहते हैं। वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ द पेशेंट, बट हम पेशेंट को 2 to 3 वीक्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, बट टिल 100 डेज द पेशेंट हैज टू, उनको हमारे साथ फॉलो अप करना होता है टोटल 100 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांट। Okay, got it. That is actually not that tough. I feel Not that procedure tough, yeah. बहुत ही simple और it's sounding very simple and doable. Yeah, but yeah, saying that chemotherapy के side effects होते हैं, so जी. that patient has to go through. Hair loss होता है definitely, mucositis Right. हो सकता है और डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब कीमोथेरेपी, क्योंकि हम इतना स्ट्रॉन्ग कीमो देते हैं हमें नहीं चाहिए कि कोई भी कैंसर सेल बच जाए। तो जब आप इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हो इट्स गोइंग टू कम विद इट्स साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वी टेक केयर ऑफ इट, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके डॉक्टर, अभी आपने मेंशन किया था कि पोस्ट ट्रांसप्लांट 100 डेज आप एक्स्ट्रा केयर करते हैं, बट टॉकिंग अबाउट दीज एक्स्ट्रा 100 डेज प्लस रिकवरी के बाद भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा केयर पेशेंट को लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शंस, या एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, कुछ स्पेसिफिक चीज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए जिससे उनका जो ट्रांसप्लांट है ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए या रिकवरी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए?
तो फर्स्ट फूड फूड में मेन थिंग इज हमें जो भी इन्फेक्शंस होते हैं यूजुअली वो हमारी फूड रूट से ही होता है। तो आर राइट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसी से हमें इन्फेक्शंस होते हैं, तो फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम्म। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं क्योंकि पेशेंट का काउंट फुली रिकवर नहीं होता है, इम्यूनिटी फुली रिकवर नहीं हुआ होता है इन दिस पीरियड। हम्म। तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि रॉ फूड्स उन्हें नहीं खाने चाहिए, वेल कुक्ड होम फूड्स ही खाना चाहिए क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है जब फूड को अच्छी तरह कुक किया हुआ हो। जो हम्म। रॉ फूड्स होते हैं, रॉ फ्रूट्स होते हैं, उन पे आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो यूज होता है उसके वजह से राइट। देर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। सो हम्म। फ्रूट्स अगर पेशेंट्स खा रहे हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप एप्पल खा रहे हो तो उसे माइक्रोवेव करके थोड़ी देर या हॉट वाटर में वॉश करके खाने के लिए, सो दैट हाँ। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाए। बाकी एनीथिंग होम कुक्ड इज वेरी गुड। प्रोटीन्स का प्रोटीन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मसल रिकवरी एंड इम्यूनिटी, सो वी हम्म। एडवाइस देम टू टेक प्रोटीन पाउडर्स और गुड प्रोटीन रिच डाइट। Exercise wise, again, even on the like till on the day of transplant also मैं अपने patients को walk करने के लिए कहती हूँ। So after food, no matter ओके। what, they should walk for 5-10 minutes क्योंकि बेड बाउंड होने के जो रिस्क है वो ज्यादा है साइड वॉकिंग इफेक्ट्स करने और से। ज्यादा रहते या हैं। या सो वॉकिंग इज डेफिनेटली दे शुड बी वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हम्म। है। पब्लिक स्पेसेस में, जिम्स में, पार्क्स में जाना हम एडवाइस करते हैं टू अवॉइड दैट क्योंकि अगेन पब्लिक इन्फेक्शन। स्पेसेस में आप जाते हो, क्राउड होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो राइट। एटलीस्ट टिल 100 days वी टेल देम टू अवॉइड गोइंग आउट इन पब्लिक स्पेसेस। अगर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाने के लिए एडवाइस करते हैं। अदर देन दैट हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो we make sure that they're taking a bath every day. Mouthwash is being used, सिड्स बाथ हो रहा है ताकि कहीं से भी इन्फेक्शन, क्योंकि अगर छोटा भी इन्फेक्शन होता है वो फ्लेयर अप हो सकता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो ऑल दीज थिंग्स दैट वी टेक केयर ऑफ। इंटरेस्टिंग, दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली 100 डेज के बाद जो रिकवरी फेज होता है उसके बाद वो लोग पेशेंट जो है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, राइट? तो ये भी डिसीज वाइज डिपेंड करता है। ओके। कुछ ब्लड कैंसर्स के टाइप्स है जैसे कि माइलोमा, लिम्फोमा। इन कैंसर्स में यूजुअली जिसमें हम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करते हैं, पेशेंट के सेल्स उनको देते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि पेशेंट के ही सेल्स पेशेंट को दे रहे हैं, तो राइट। इतना उन्हें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। यूजुअली इन डिसीजेस में ट्रांसप्लांट को क्यूरेटिव कहा जा सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि वापस अगर कैंसर आ जाता है तो हमें हायर डोज कीमोथेरेपी देना पड़ेगा। तो ओके। मेंटेनेंस के दौर पे हम उनको छोटी मात्रा में कोई ड्रग्स देते हैं टू मेक श्योर कि कैंसर वापस ना आए। सो ओके। दैट इज वन थिंग दैट इज डन। जो दूसरे टाइप के कैंसर्स है जैसे कि AML, ALL, इन कैंसर्स में कभी-कभी ट्रांसप्लांट के बाद भी रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो इन कैंसर्स में ट्रांसप्लांट 50 टू 60% क्यूरेटिव है ऐसे कहा जा सकता है। बट इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट कुछ पेशेंट्स में डिसीज़ फिर से आ सकती है। बट अभी तक हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, उनमें ट्रांसप्लांट इज़ स्टिल आवर बेस्ट care that we can give the patient, our best shot at treating the cancer. ओके, दैट्स नाइस। डॉक्टर, ऐसा कुछ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है उसका सक्सेस किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऐसा कोई फैक्टर्स है जो पेशेंट में रहे और उसके कारण जो सक्सेस है वो ज्यादा रहे प्रोसीजर का? या डेफिनेटली मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला तो एज, तो बोन मैरो हम्म। ट्रांसप्लांट जो है हम ये 6 मंथ से लेके 60-65 ईयर्स तक के पर्सन में कर सकते हैं। सो वाइड एज ग्रुप, मतलब 6 मंथ्स के बच्चे का भी ट्रांसप्लांट होता है, 65 ईयर्स के पर्सन का भी ट्रांसप्लांट होता है। बट अगेन इसमें जो एक हेल्दी एज रेंज है, जो यंगर इंडिविजुअल्स है दे डू बेटर, उनका आउटकम ट्रांसप्लांट में बेटर होता है क्योंकि उनका बॉडी कैन टॉलरेट द कीमो बेटर देन ओल्डर हम्म। इंडिविजुअल्स, उतना टॉलरेट नहीं कर पाते, कॉम्प्लिकेशंस उनमें कम होते हैं।
सेकेंडली जो फिट लोग हैं जिन्हें और कोई बीमारी नहीं है, उन लोगों में आउटकम्स थोड़ा बेटर होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। अगर किसी में हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उनमें हमें ट्रांसप्लांट करने में भी मुश्किल होता है और आउटकम्स भी काफ़ी पुअर हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस स्कोर ओवरऑल पुअर रहता है। थर्ड थिंग, डिसीज़ इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर। तो आपका डिसीज़ किस स्टेज पर है वो भी इम्पोर्टेंट है। कितना सिवियर सो है? कितना सिवियर है एग्जैक्टली। सो अगर कोई हाई रिस्क म्यूटेशन है, उसमें इवन आफ्टर डूइंग ट्रांसप्लांट आउटकम्स अच्छा नहीं रहेगा, बट अगर कोई फेवरेबल म्यूटेशन है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है, तो उसके साथ ट्रांसप्लांट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट इज वन थिंग। डोनर, आपका अगर फुल मैच डोनर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। अगर हाफ मैच हम्म। डोनर है, कभी कभी हमें बाहर रजिस्ट्री में ढूंढने के बाद भी फुल मैच नहीं मिलता है, तो हमें हाफ मैच डोनर लेना पड़ता है। हाफ हम्म। मैच डोनर में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि फुल पूरा मैच नहीं हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसे GVHD कहते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसका अफेक्ट ट्रांसप्लांट के आउटकम्स पे होता है। ओके। डॉक्टर, एक और क्वेश्चन है जो इनफैक्ट लोगों को तो फ्योर रहता है इस बात का कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही रिस्की है, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फ्योर रहता है कि बहुत ही कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। क्या ये सच है? Unfortunately, it is a little expensive. But given कि उसमें जो हमें स्टेम सेल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, कीमोथेरेपी देना पड़ता है, जो ट्रांसप्लांट यूनिट में पेशेंट को रखना पड़ता है टू अवॉइड इन्फेक्शन, इस सब का कॉस्ट की वजह से कॉस्ट ऐड हो जाता है। बट आई थिंक एज इंडियंस, अभी इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई थिंक वी शुड हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमें क्योंकि हमारे पास साइंस है लोगों को क्योर करने का, बट हमें बहुत बुरा लगता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स हम वो ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दे पाते हैं। So, राइट। so hopefully in future we are able to give this treatment to more number of people. And we have certain funds. So there is PM Care Fund, Tata Trust funds. Patient can apply for these, and they specifically donate money for transplant patients. So we get, हमारे पास बहुत सारे patients आते हैं जो afford नहीं कर पाते हैं, तो हम इन funds के through apply करते हैं और हम try करते हैं कि उन्हें वो ट्रांसप्लांट कर पाए हम उन पेशेंट्स का। तो इंडिया में बहुत सारे पॉलिसीज है इसके लिए, पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। सो ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फॉर द प्रोसीजर? यस, यस। ओह वंडरफुल, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात है। या ओके डॉक्टर, अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे आने वाले हैं, जो मैं आपको थोड़े से सवाल पूछने वाली हूँ और आप मुझे बताओगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में ये सच है या एक मिथ है। ओके और ओके, अगर मिथ है तो क्यों मिथ है? ओके। इंटरेस्टिंग। या ओके तो पहला क्वेश्चन जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद डोनर वीक हो जाता है, उनका डाउन टाइम रहता है कोई? नथिंग, या दे कैन, वो अपना नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे आफ्टर आफ्टर गिविंग द बोन मैरो। डोनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो, ये वैसा ही है। इसमें बस आपको पहले कुछ इंजेक्शंस लेकर फिर डोनेट करना है, बट डोनर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आपको रजिस्टर करना चाहिए एज अ स्टेम सेल डोनर। It is a very good opportunity to do something noble to save a life. एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत सारे लोग करने ही वाले रजिस्टर। Hopefully. ओके सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो काफी लो है। इज इट अ ट्रूथ, फैक्ट और अ मिथ? No, so for some diseases जैसे कि माइलोमा, लिम्फोमा, इसमें ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट इज अप टू 80 to 90%। थैलेसीमिया में सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट करने के बाद इट इज अप टू 70 to 80%। पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती।
तो बहुत सारी कंडीशंस है, अक्यूट ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर्स में भी ट्रांसप्लांट का सक्सेस इज अराउंड 50 to 60%। तो हम ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए तो दिस इज लाइक अ बोन। इट इट फ्रीज देम फ्रॉम टेकिंग कीमोथेरेपी बार बार, जो डिसीज वापस आने के चांसेस है वो बहुत कम कर देता है। तो ये डेफिनेटली एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। एंड जब भी किसी पेशेंट को इसका इंडिकेशन है, उनको इसके लिए डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी लाइफ सेविंग फॉर देम। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है यूजुअली पेशेंट के जर्नी में लास्ट ऑप्शन है, इज दैट ट्रू? ये डिपेंड करता है डिसीज पे और डिसीज के स्टेज पर। सो यूजली जैसे ही कोई पेशेंट, अगर ल्यूकेमिया का पेशेंट डायग्नोज होता है विद ल्यूकेमिया, हम इमिजिएटली ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। पहले हम उनको कुछ कंडीशनिंग इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं। हर कीमोथेरेपी को हम 3 हिस्सों में फिर से डिवाइड करते हैं। वन इज इंडक्शन, वन इज कंसोलिडेशन, वन इज मेंटेनेंस। So induction is like sending विराट कोहली फर्स्ट। तो इंडक्शन से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी कैंसर सेल्स नहीं बच रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो इंडक्शन है कि हमने अपना बेस्ट बैट्समैन सबसे पहले भेज दिया है टू मेक श्योर कि जितने कैंसर सेल्स हम मार सके कीमो से, हम वो मार रहे हैं। Second stage is consolidation. Consolidation transplant is a type of consolidation. तो consolidation में हम make sure कर रहे हैं कि जो अगर कुछ cells बच गए हैं, उन्हें भी हम completely निकाल दें। तो basically हम रोहित शर्मा को भेज के make sure कर रहे हैं कि अभी opposite team का winning का कोई chance ही नहीं है। So that is consolidation. Maintenance is to make sure कि रिलैप्स नहीं हो, डिसीज वापस नहीं आए। सो ये बेसिकली 3 फेजेस है। तो जो ट्रांसप्लांट है, कंसोलिडेशन फेज है, जो हम इनिशियल इंडक्शन कीमो देने के बाद एज कंसोलिडेशन ट्रांसप्लांट करते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं। आई लव द क्रिकेट रेफरेंस जो आपने दिया अभी। थैंक यू डॉक्टर श्रेया, आपने आज बहुत ही सिंपल शब्दों में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाया है। बहुत सारे हमारे मिथ्स जो है आपने बस्ट किया है, पूरा प्रोसेस हमें समझा दिया है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों में होप दिया है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है कि वो डोनर बने। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड जाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू नो इफ यू हैव एनी टेक अवे मैसेज हमारे दर्शकों के लिए और सबके लिए। I think just this, after this podcast, everyone should register as a stem cell donor. And it's great that you have asked these questions. This is a topic that is not very well, like people are not aware about this. So it's a great thing that Health Commune and you have thought of bringing up this topic so that people get aware. It is very necessary at this point because it's definitely life saving. So thank you. Thanks a lot. And it was great interacting with you. Likewise, it was a complete pleasure to have this podcast with you, and looking forward for more such podcasts and collaborations with you and the health community. Definitely. Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you.